दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका पढ़ो ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको पता है कि हम आपके लिए 2026 में होने वाले मैट्रिक परीक्षा के लिए सभी सब्जेक्ट का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव पैक लेकर आ रहे हैं, जिसकी सहायता से आपका पूरा ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएगा और जो हमारा यह सीरीज होगा आपके सब्जेक्टिव में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इस सीरीज में हम आपको केमिस्ट्री का और फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव करवा चुके हैं। आज का हमारा विषय होगा बायोलॉजी। दोस्तों अगर आप इसके पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव सीरीज को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाइए और उन दोनों लेक्चर को पहले देखिए। चलिए दोस्तों, तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, जीवन प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों जीवन की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य है प्रजनन, यानी कि अपने समूह के नए जीवों की उत्पत्ति करना। अगला सवाल है हमारा, मनुष्य में पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो दोस्तों मनुष्य में पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि जब हम भोजन को चबाते हैं तो उसका पाचन वहीं से शुरू हो जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुख से। अगला सवाल है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। याद रखिएगा इस बात को कि वह टाइलिन होता है। अगला सवाल है, भोजन को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया क्या है? तो दोस्तों याद रखिएगा उस प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं, क्योंकि अगर आप श्वसन की जो समीकरण होती है उसको देखेंगे तो उसी से पता चल जाएगा। चलिए आपको एक बार हम समझा देते हैं। देखिए श्वसन में क्या होता है कि जो भोजन से हमें प्राप्त हुआ रहता है ग्लूकोज C6H12O6, यह अभिक्रिया करता है ऑक्सीजन से। उसके बाद में बनता है 6H2O प्लस 6CO2, जो CO2 बाहर निकल जाता है, और प्लस ऊर्जा। तो दोस्तों यही प्रक्रिया है श्वसन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या है? तो पौधों में भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है उसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस। देखिए इसका समीकरण क्या होता है। इसमें क्या होता है कि 6H2O जो है वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यानी कि सनलाइट की उपस्थिति में, यह बनाता है C6H12O6, जो पौधों का भोजन हो गया, और प्लस 6O2 यानी कि ऑक्सीजन, जो जीव जंतु श्वसन के रूप में ग्रहण करते हैं। चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो अभी हम देखें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है, यानी कि CO2। अगले सवाल को देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण में क्या बनता है? अभी हम दिखाए थे समीकरण में कि प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज बनता है और साथ में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। तो ग्लूकोज का उपयोग पौधे अपने भोजन में करते हैं और ऑक्सीजन को हम लोग सांस लेने में उपयोग करते हैं। अगला सवाल है, मनुष्य की श्वसन प्रणाली का मुख्य अंग कौन है? तो दोस्तों श्वसन प्रणाली का मुख्य अंग है फेफड़ा। देखिए अब फेफड़ा का श्वसन में क्या योगदान है। तो जब हम सांस लेते हैं तो हमारे नाक से या मुंह से पूरा वायु जाता है, जिसमें ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन सब होता है। लेकिन फेफड़ा क्या करता है कि अपने से आगे केवल ऑक्सीजन को ही जाने देता है और बाकी सारा गैस को निकाल देता है। उसके बाद जब श्वसन प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है तो फेफड़ा पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को फिर वापस खींचता है और उसको मुख के माध्यम से बाहर निकाल देता है। तो फेफड़ा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है हमारे श्वसन में। अगला सवाल है, श्वसन में कौन सी गैस अंदर ली जाती है? तो अभी हम आपको बताया कि फेफड़ा केवल ऑक्सीजन को अंदर जाने देता है, बाकी सबको बाहर निकाल देता है। अगला सवाल है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों रक्त का लाल रंग उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन के कारण होता है। याद रखिएगा इस बात को, बार बार ये क्वेश्चन पूछता है। मानव शरीर में हृदय की संख्या कितनी होती है? दोस्तों मानव शरीर में हृदय एक ही होता है, वह 4 भागों में बटा होता है।
दायां निलय, बायां निलय, दायां अलिंद और बायां अलिंद। इस बात को भी ध्यान से आप लोग समझ लीजिएगा। अगला सवाल है प्लाज्मा का तरल भाग, सॉरी दोस्तों, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? दोस्तों रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं, जो कुल रक्त का लगभग 55% होता है। अब बचा 45%, तो इस 45% में हमारा आरबीसी, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी होता है। आरबीसी, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी 45% में और 55% केवल प्लाज्मा होता है। तो ये रहा हमारे रक्त का भाग। अगला सवाल है रक्त का थक्का किसके कारण बनता है? याद रखिएगा, रक्त का थक्का प्लेटलेट्स के कारण बनता है। और अगर कभी सवाल पूछता है कि किस विटामिन के कारण रक्त का थक्का बनता है, तो वो होता है विटामिन के। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? दोस्तों पौधों में जल का परिवहन जाइलम के माध्यम से होता है, याद रखिएगा। इसका ट्रिक हम बता दे रहे हैं कि ज से जल और ज से जाइलम। अगला सवाल है पाचन में सहायता करने वाला अम्ल कौन सा है? दोस्तों तो पाचन में सहायता करता है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसकी बात करें तो यह हमारे अमाशय से स्रावित होता है और भोजन के साथ जो छोटे कीटाणु चले जाते हैं उसको मारता है और उसके बाद भोजन को आसानी से पचने में सहायता करता है। अगला सवाल है नेफ्रॉन किसका भाग है? तो दोस्तों नेफ्रॉन जो है वह गुर्दा का भाग है, यानी कि किडनी भी इसको बोला जाता है। देखिए दोस्तों, जो किडनी होती है उसकी सबसे छोटी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा। और गुर्दा का काम क्या होता है ये भी बता देते हैं। देखिए दोस्तों, जो गुर्दा होता है इसका काम होता है कि रक्त को फिल्टर करना, यानी कि रक्त में अगर किसी प्रकार का अपशिष्ट है तो वह उसको रक्त से बाहर करता है और जो अपशिष्ट होता है उसको मूत्र के माध्यम से बाहर निकाल देता है। चलिए दोस्तों अगले सवाल को देखते हैं। गुर्दों का मुख्य कार्य होता है, अभी वही सवाल आ गया, गुर्दों का मुख्य कार्य होता है अपशिष्ट निकालना, यानी कि रक्त में किसी प्रकार का अपशिष्ट है तो उसको बाहर करना। अगला सवाल है श्वसन में ऊर्जा किससे मिलती है? दोस्तों श्वसन में जो ऊर्जा मिलती है वह हमें मिलती है ग्लूकोज से। अभी आपको हम श्वसन का जो अभिक्रिया होता है लिख कर बताए थे कि श्वसन की प्रक्रिया में C6H12O6 यानी कि यही तो ग्लूकोज है और +6O2 जब भाग लेता है तो हमारा बन जाता है 6H2O + 6CO2 और सबसे इम्पोर्टेंट ऊर्जा। याद रखिएगा इस बात को। अब हमारा अगला सवाल है पौधे गैसों का विनिमय किससे करते हैं? तो दोस्तों पौधों में पाया जाता है रंध्र, जिसको स्टोमाटा भी कहते हैं, जो पौधों के पत्तियों में पाया जाता है। उसी के माध्यम से पौधे गैसों का आदान प्रदान यानी कि विनिमय करते हैं। अगला सवाल है मनुष्य में ऑक्सीजन रक्त तक कौन पहुंचाता है? दोस्तों तो मनुष्य में ऑक्सीजन को रक्त तक पहुंचाने वाला जो स्रोत है वह है हम, इसका सही जवाब होगा आरबीसी। दोस्तों आरबीसी जो है यही ऑक्सीजन को रक्त तक पहुंचाता है। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल और डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल। चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण में हरा रंग किससे मिलता है? दोस्तों जो हरा रंग है यह पत्तियों में पाया जाता है एक पदार्थ जिसका नाम होता है क्लोरोफिल, जिसको हम पर्णहरित बोलते हैं। इसी के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है और यह प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्लोरोफिल ही सूर्य के प्रकाश को आकर्षित करता है, जिसके बाद प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। अगला सवाल है मनुष्य में भोजन का अधिकतर अवशोषण कहाँ होता है? दोस्तों मनुष्य में भोजन का सबसे ज़्यादा अवशोषण छोटी आंत में होता है। आइए बताते हैं कि क्यों। दोस्तों जो छोटी आंत होती है, यह मान लीजिए कि छोटी आंत है, तो इसमें उंगली जैसी बहुत सारी संरचना पाई जाती है जिसको विली बोलते हैं।
और इस विली में छोटी छोटी केस जैसी संरचना पाई जाती है जिसको हम माइक्रोविली बोलते हैं। तो इसके कारण दोस्तों इसमें भोजन का सबसे ज़्यादा अवशोषण होते हैं। ये विली और माइक्रोविली मिल के बहुत ज़्यादा भोजन का अवशोषण करते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा भोजन का अवशोषण छोटी आंत में ही होता है। अगला सवाल है, हृदय की धड़कन किसके कारण होती है? तो दोस्तों वह होती है मांसपेशियों के संकुचन से। याद रखिएगा इस बात को कि जब मांसपेशियां संकुचित होती है और फैलती है तो हृदय जो है धड़कता है। अगला सवाल है, पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है? दोस्तों आपको हम पहले ही बता दिए हैं कि जल का परिवहन जाइलम करता है, क्योंकि जौ से जाइलम और जौ से जल। लेकिन अगर बात भोजन की आएगी तो इसका परिवहन करता है फ्लोएम, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोएम। अगले सवाल को देखते हैं, श्वसन में कौन सी गैस बाहर निकलती है? दोस्तों हम आपको श्वसन का जो रासायनिक समीकरण होता है उसको लिखकर बता चुके हैं कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है। और इसको बाहर कौन निकलता है? तो पूरे शरीर से फेफड़ा जो है कार्बन डाइऑक्साइड को खींचता है और उसके बाद उसको बाहर कर देता है। अगला सवाल है, जीवों को ऊर्जा किससे मिलती है? तो जीवों को ऊर्जा मिलती है प्रकाश से। सॉरी दोस्तों, जीवों को ऊर्जा मिलती है भोजन से। अगर यही सवाल रहता कि जीवों में जो ऊर्जा का स्रोत है तो वह तो प्रकाश है, क्योंकि प्रकाश से पौधे ऊर्जा लेते हैं, उसके बाद जीव। लेकिन अगर सवाल सिर्फ ये रहे कि जीवों को भोजन किससे मिलती है तो बस सिंपल भोजन करने से मिलती है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वह पत्तियों में होता है, क्योंकि पत्तियों में ही पाया जाता है क्लोरोफिल, जिसको पर्णहरित कहते हैं। और वही क्लोरोफिल जो है सूर्य से प्रकाश जो आता है उसको आकर्षित करता है, अपनी तरफ खींचता है, और उस प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि 6CO2 और 6H2O मिलकर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। और इसमें हमारा ग्लूकोज बनता है C6H12O6 और प्लस 6O2 यानी कि ऑक्सीजन बनता है। तो चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं, धमनियाँ क्या करती है? दोस्तों अगर धमनियों की बात करें तो धमनियाँ जो है वह शुद्ध रक्त को यानी कि ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से पूरे शरीर में फैलाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रक्त को हृदय से बाहर ले जाती है। देखिए दोस्तों, अगर धमनियों की बात करें तो यह शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में फैलाती है, लेकिन अगर बात करें शिराओं की तो वह अशुद्ध रक्त को यानी कि ऑक्सीजन रहित रक्त को पूरे शरीर से खींचकर और हृदय में ले जाती है ताकि वह शुद्ध हो सके। चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं, शिराएं क्या करती है? दोस्तों तो शिराओं के बारे में अभी हम बता चुके हैं कि जो शिराएं होती है वह रक्त को हृदय में ले आती है। याद रखिएगा इस बात को। अगला सवाल है, पसीना आने का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों पसीना तभी आता है जब शरीर को ठंडा करने की ज़रूरत होती है। जैसे हम कभी बहुत ज़्यादा दौड़ लिए तो शरीर गर्म हो गया, तो अब शरीर चाह रहा है कि हम ठंडा हो जाएं तो पसीना निकलेगा, और जब पसीना निकलेगा तो वाष्पन होगा, और वाष्पन से हमेशा ठंडक उत्पन्न होती है। इसलिए शरीर हमारा पसीना निकालता है कि शरीर थोड़ा ठंडा हो सके। दोस्तों पसीना आने का कुछ और भी कारण होता है, जैसे अगर कभी कोई ऐसा दृश्य आ गया कि जिससे आदमी का बीपी बढ़ जाए, ब्लड प्रेशर, तो भी पसीना आ जाएगा। और कभी हम मेहनत कर रहे हैं तो पसीना तो आएगा ही। चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं, शरीर में कार्यों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? देखिए दोस्तों, जो शरीर में कार्यों का नियंत्रण होता है वह मस्तिष्क और नसों के द्वारा होता है। याद रखिएगा इस बात को। देखिए दोस्तों, जो मस्तिष्क है और नस है वो क्या है? जैसे मान लीजिए कि कोई पावर हाउस है, वहाँ पर बिजली बन रही है, तो उसको हर घर तक पहुँचाने के लिए तार के द्वारा भेजा जाता है, उसके बाद लोग उसका उपयोग करते हैं। तो मान लीजिए जो मस्तिष्क है यही पावर हाउस है, और जो नस है यह तार है, और जो अंग है ये सारे जो है उपकरण हैं।
जैसे मान लीजिए किसी गांव का जो कनेक्शन है वो तार कट गया, तो उस गांव में बिजली नहीं जाएगी। तो उसी प्रकार से अगर मस्तिष्क से हाथ जुड़ा हुआ है, बीच में जो नस है वो तार है, अगर नस में कोई खराबी हो गया, ब्लॉक हो गया या टूट गया तो हाथ काम नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों इसी को हम पैरालाइसिस बोलते हैं। जब मस्तिष्क से शरीर के किसी अंग का नस कट जाता है तो कनेक्शन बंद हो जाता है, जिसके बाद वह अंग काम करना बंद कर देता है, जिसको हम पैरालाइसिस बोलते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, मानव में न्यूरॉन किसका हिस्सा है? तो दोस्तों जो न्यूरॉन है यह तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। देखिए दोस्तों, जो तंत्रिका तंत्र है इसकी सबसे छोटी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल है, मस्तिष्क के कौन से भाग का मुख्य कार्य संतुलन बनाए रखना है? तो यह कार्य होता है सेरिबेलम का। दोस्तों सेरिबेलम ही वह भाग है जो मनुष्य के शरीर को संतुलित करके रखता है। उसके बाद इसका एक और कार्य होता है कि दिमाग को यह संदेश देता है कि कौन सा काम कब करना है। जैसे कि मान लीजिए हमें खाना खाना है, तो सेरिबेलम जो है यही डिसाइड करेगा कि खाना खाना है तो सबसे पहले हाथ से खाना उठाना है, उसके बाद मुंह खोलना है, उसके बाद मुंह में खाना डालना है, उसके बाद उसको चबाना है। तो दोस्तों याद रखिएगा, कार्यों का जो समायोजन है, जो क्रम है, वह निर्धारित करने का काम भी सेरिबेलम के द्वारा ही किया जाता है। चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं, रिफ्लेक्स क्रिया किससे नियंत्रित होती है? सबसे पहले आपको बताते हैं कि रिफ्लेक्स क्रिया क्या होती है। दोस्तों कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो मस्तिष्क को बिना संदेश पहुंचाए तुरंत करना पड़ता है। जैसे कि आप गाड़ी से कहीं जा रहे हैं, आपके आँख के सामने अचानक से कोई कीड़ा आ गया, तो आपका मस्तिष्क मतलब जब तक उसको पहचान करेगा, जब तक वहाँ तक सूचना जाएगा, तब तक आपका आँख बंद हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप कहीं बैठे हैं और आपका हाथ जैसे आप थोड़ा सा हटाए और गर्म पानी में चला गया, तो मस्तिष्क जब तक यह डिसाइड करेगा कि हाथ हटाना है, उससे पहले आपका हाथ हट जाएगा। मस्तिष्क को उसके बाद पता चलेगा कि हाथ को हटाना था। तो दोस्तों इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स क्रिया। तो शरीर में इसको नियंत्रित करने का काम करता है रीढ़ की हड्डी। दोस्तों इसको स्पाइनल कॉर्ड या मेरुदंड भी बोला जाता है। ऑप्शन में मेरुदंड भी हो सकता है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, बोल रहा है तंत्रिका तंत्र के दो मुख्य भाग कौन से हैं? दोस्तों तो तंत्रिका तंत्र के दो भाग होते हैं, केंद्रीय भाग और परिधीय भाग। देखिए केंद्रीय भाग क्या है कि केंद्रीय भाग में केवल मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी आती है, और परिधीय भाग में पूरे शरीर में फैले हुए सारे वेंस यानी कि नस आते हैं। चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र में कितने भाग होते हैं? तो इसके दो भाग होते हैं, दैहिक परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त परिधीय तंत्रिका तंत्र। दोस्तों जो दैहिक परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है यह ऐसे कार्यों का नियंत्रण करता है जो हम जानबूझ के करते हैं, जैसे कि हाथ को मोड़ना, पैदल चलना, दौड़ना। उसके बाद जो स्वायत्त परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है यह ऐसे कार्यों का नियंत्रण करता है जो स्वतः शरीर में होते रहता है, जैसे कि बीपी, जैसे कि भोजन का पचना, जैसे कि सांस का अंदर और बाहर आना। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो यह परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है यह दो प्रकार का होता है। अगला सवाल है, संवेदनशील तंत्रिका क्या करती है? तो दोस्तों इस तंत्रिका का काम होता है शरीर के विभिन्न भागों में जो उत्तेजना होती है उसको मस्तिष्क तक पहुंचाना। यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तेजना को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं, मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने और निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है? दोस्तों आपको बता दें कि जो आदमी के मस्तिष्क में फोर ब्रेन होता है यानी कि अग्र मस्तिष्क, उसी का एक भाग होता है जिसका नाम है सेरिब्रम, सेरिब्रम हेमिस्फीयर। दोस्तों इसका काम होता है आदमी को सोच विचार करने की जो शक्ति होती है वह सेरिब्रम के द्वारा ही होता है। चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं,
हार्मोन किससे संबंधित है? तो दोस्तों हार्मोन जो है वह ग्रंथियों से संबंधित है, क्योंकि हार्मोन का स्राव ग्रंथियों से ही होता है। अगला सवाल है हमारा, एड्रीनल ग्रंथि कौन सी रसायन देती है? तो दोस्तों इससे निकलती है एड्रीनलिन हार्मोन। चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं। थायराइड ग्रंथि क्या नियंत्रित करती है? दोस्तों थायराइड ग्रंथि नियंत्रित करती है शरीर की वृद्धि और चयापचय को। याद रखिएगा इस बात को। अगला सवाल है हमारा, पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है अभी आपको बताते हैं। देखिए, जो बाकी सारी ग्रंथियां हैं उससे बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं जो शरीर में विभिन्न सारी क्रियाओं को से संवेदना जो होती है उसको आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है इससे जो हार्मोन निकलती है वह बाकी सारे ग्रंथियों को नियंत्रित करने के लिए होती है। मतलब कि यह ग्रंथि बाकी सारे ग्रंथियों पर नियंत्रण करती है, जिसके कारण इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। हमारा अगला सवाल है, मस्तिष्क और हार्मोन मिलकर किसे नियंत्रित करते हैं? तो दोस्तों वह नियंत्रित करते हैं नियंत्रण और समन्वय को। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। रिफ्लेक्स आर्क किस में होता है? तो दोस्तों रिफ्लेक्स आर्क होता है केवल रीढ़ की हड्डी में। अभी आपको बताए हैं कि शरीर में कुछ ऐसे काम होते हैं जो तुरंत होते हैं और उसकी सूचना मस्तिष्क तक जाते जाते से पहले वह काम हो जाता है, और वही काम होता है रिफ्लेक्स आर्क का, जो कि रीढ़ की हड्डी में होता है। आपको हम पहले भी बताए हैं, इसको मेरुदंड भी बोलते हैं और ऐसे कार्यों को करता है जो बहुत जल्द करना होता है, यानी कि मस्तिष्क को सूचना जाए उससे पहले उस काम को करना होता है, जैसे कि पलक का झपकना। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। न्यूरॉन्स किस संरचना से बने होते हैं? दोस्तों न्यूरॉन जो होते हैं वो कोशिकाओं से बने होते हैं, जिसमें न्यूरॉन कोशिकाएं पाई जाती है। चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं। तंत्रिका तंत्र क्या करता है? अभी हम बताए हैं दोस्तों, तंत्रिका तंत्र जो है शरीर के विभिन्न भागों से संदेश को मस्तिष्क तक भेजता है। चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं। सेरिब्रम हेमीस्फीयर का कार्य क्या है? दोस्तों हम आपको बता चुके हैं, इसका कार्य है सोच विचार करना, स्मृति यानी कि याद करना, निर्णय लेना, किस काम को किस प्रकार से करना है, सारा काम सेरिब्रम का ही है। चलिए हमारा अगला सवाल है, रिफ्लेक्स क्रिया कितने समय में होती है? अभी आपको बताए हैं कि तुरंत होती है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मान लीजिए कि आप बाइक से कहीं जा रहे हैं, आपके आँख के सामने कोई कीड़ा आ गया, तो क्या आप आँख को धीरे धीरे बंद करेंगे? नहीं। 1 घंटा बाद बंद करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए वह तुरंत होती है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। एड्रीनलिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों इसका कार्य है लड़ो या भागो प्रतिक्रिया में मदद करना, क्योंकि दोस्तों जो यह हार्मोन होता है एड्रीनलिन, यह ऐसे समय में निकलता है जब आदमी, जैसे कि गुस्सा होना है इसको, तो यह उस समय ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा, जिससे पता चला कि अब आदमी गुस्सा हो रहा है। तो ऐसी ऐसी क्रिया हो, इसीलिए इसको लड़ो और भागो कहते हैं, कि शरीर को तुरंत किसी कार्य के लिए रेडी करना हो तो वो यही करता है। चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं। इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलती है? तो दोस्तों वह निकलती है अग्नाशय से। अब बताइए कि इंसुलिन हार्मोन का क्या काम है? तो आपको पता होगा कि शरीर में चीनी का पाचन इंसुलिन हार्मोन के कारण ही होता है, और जब यह हार्मोन ठीक से स्रावित नहीं होता है तो चीनी ठीक से नहीं पचता है, जिसके कारण हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, जिसको लोग बोलते हैं कि उसको शुगर हो गया है या चीनी की बीमारी हो गई है। अगला सवाल है, हार्मोन और तंत्रिका तंत्र का मुख्य अंतर क्या है? देखिए दोस्तों, हार्मोन और तंत्रिका तंत्र में मुख्य अंतर यही है कि जो तंत्रिका तंत्र है वह जो सूचना है उसको तुरंत भेजता है, लेकिन जो हार्मोन है यह धीरे धीरे भेजता है। याद रखिएगा इस बात को। यह क्वेश्चन 1 नंबर में भी पूछ सकता है या 2 नंबर में भी पूछ सकता है कि बताइए हार्मोन और तंत्रिका तंत्र में मुख्य अंतर क्या है। तो आप बताइएगा कि तंत्रिका तंत्र संदेश को तुरंत भेजता है और हार्मोन धीरे धीरे भेजता है। हमारा अगला सवाल है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? दोस्तों जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है
वह मस्तिष्क के नीचे और नाक के ठीक ऊपर होती है और यह लगभग एक मटर के दाने के बराबर होती है। और आपको बता चुके हैं कि पिट्यूटरी ग्रंथि जो हार्मोन निकालती है उसके द्वारा शरीर के अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित किया जाता है, जिसके कारण इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अगला सवाल है, सेरिबेलम का मुख्य कार्य है। दोस्तों, सेरिबेलम का मुख्य कार्य है संतुलन और मांसपेशियों का समन्वय यानी कि बैलेंस बनाना। हमारा अगला सवाल है, थायरॉक्सिन किससे बनता है। दोस्तों, जो थायरॉक्सिन है वह थायराइड ग्रंथि से बनता है, नाम से ही स्पष्ट है। रिफ्लेक्स क्रिया में कौन सी नस मुख्य होती है। दोस्तों, उसमें जो मुख्य नस होती है वह होती है मोटर और सेंसरी। और यह क्रिया किसके द्वारा होती है, तो रीढ़ की हड्डी में यह मोटर और सेंसरी पाया जाता है, इसी के द्वारा होती है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, हार्मोन शरीर में कैसे पहुंचते हैं। तो दोस्तों, जो हार्मोन है वो शरीर में रक्त के माध्यम से पहुंचते हैं, याद रखिएगा इस बात को। अगला सवाल है, 57 नंबर क्वेश्चन है, मोटर न्यूरॉन का क्या कार्य है। दोस्तों, आपको बता दें कि यही पाया जाता है रीढ़ की हड्डी में, जो सूचना होता है उसको मस्तिष्क तक नहीं भेजता है, वह टक से उस अंग को ही भेजता है कि जल्दी से इस पे काम करो। जैसे कि आपके आँख के सामने कोई कीड़ा आया तो यह सूचना मस्तिष्क को नहीं भेजेगा, आँख की मांसपेशी को बोलेगा कि जल्दी से तुम बंद हो जा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि यह मांसपेशियों को संदेश भेजता है। अगला सवाल है, हार्मोन की असामान्यता से क्या हो सकता है। तो दोस्तों, इससे बीमारी हो सकती है और विकास में भी समस्या हो सकती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या शामिल है। तो इसमें शामिल है मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी। हम आपको पहले ही बताए हैं कि तंत्रिका तंत्र दो प्रकार का होता है, केंद्रीय और परिधीय। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में केवल मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी होती है, जबकि परिधीय तंत्रिका तंत्र में शरीर की सारे नसें होती हैं। अगला सवाल है, समन्वय का मुख्य उद्देश्य क्या है। दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य है सभी अंगों के कार्यों को संतुलित करना, यानी कि कब कौन से काम को किस अंग के द्वारा किया जाना चाहिए। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, प्रजनन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है जीवन की नई पीढ़ी उत्पन्न करना, यानी कि अपने नए संतान को उत्पन्न करना। अगला सवाल है, मनुष्य में प्रजनन किस प्रकार का होता है। दोस्तों, मनुष्य में जो प्रजनन होता है वह लैंगिक जनन होता है। अगर लैंगिक जनन की बात करें तो इसमें नर और मादा के संयोग से जो है नया संतान पैदा होता है, इसलिए इसको लैंगिक जनन बोलते हैं। और वैसा जनन जिसमें नर और मादा का संयोग नहीं होता है, बल्कि केवल नर से ही नहीं तो केवल मादा से ही दूसरा जीव बन जाता है, तो उसको अलैंगिक जनन बोलते हैं। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, अलैंगिक प्रजनन में कितने माता पिता की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, हम अभी आपको बताए हैं कि अलैंगिक प्रजनन के लिए दो की ज़रूरत ही नहीं होती है, केवल माता नहीं तो पिता किसी एक से ही अलैंगिक प्रजनन हो जाता है। हमारा अगला सवाल है, लैंगिक प्रजनन में कितने माता पिता की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, लैंगिक प्रजनन में एक नर और एक मादा की ज़रूरत होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2। अगला सवाल है, मानव में कौन सी कोशिकाएं प्रजनन में भाग लेती है। तो दोस्तों, प्रजनन में भाग लेने वाली कोशिकाएं हैं अंडाणु और शुक्राणु। देखिए दोस्तों, जो अंडाणु होता है वह महिला का यानी कि मादा का प्रजनन अंग है, और जो शुक्राणु है यह नर का प्रजनन अंग है। जब ये दोनों मिलते हैं तब जाइगोट बनता है, उसके बाद शिशु बनता है, उसके बाद नया बच्चा पैदा होता है। अगला सवाल है, अंडाणु किस ग्रंथि से निकलता है। अभी आपको बताए हैं कि जो अंडाणु है यह अंडाशय से निकलता है, और दोस्तों यह मादा जननांग है। अगला सवाल है, शुक्राणु किस ग्रंथि से निकलता है। तो दोस्तों, यह शुक्र ग्रंथि से निकलता है जो नर जननांग है। अगला सवाल है, नाड़ी और यौन अंगों का विकास किस हार्मोन से होता है। तो दोस्तों, यह होता है
टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन से। देखिए दोस्तों, जो टेस्टोस्टेरोन है यह पुरुष सेक्स हार्मोन है और जो एस्ट्रोजन है यह महिला सेक्स हार्मोन है। तो याद रखिएगा कि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। फूल वाले पौधों में प्रजनन किससे होता है? दोस्तों उसमें प्रजनन फूल से ही होता है। आगे आपको बताएंगे कि कैसे होता है। अगला सवाल है परागन किसमें बनता है? सॉरी दोस्तों, परागकण किसमें बनता है? दोस्तों जो परागकण होता है वह पुंकेसर में बनता है और पुंकेसर में भी परागकोश में बनता है। याद रखिएगा इस बात को। दोस्तों यह फूलों का नर जननांग होता है। याद रखिएगा कि जो परागकण होता है यह फूलों का नर जननांग होता है। चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं। अंडाणु किस में बनता है? दोस्तों अंडाणु जो है वह स्त्री केसर में बनता है। देखिए दोस्तों, अब अंडाणु की बात करें तो यह फूलों का मादा जननांग होता है। जब परागकोश से परागकण निकलकर और पिस्टिल में आता है तो उसके बाद संयोग होता है और उसके बाद नया जाइगोट बनता है, उसके बाद नया पौधा बनता है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। निषेचन क्या है? दोस्तों निषेचन जो है वह पुरुष और महिला जीमेट का मेल है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। निषेचन के बाद बनने वाली कोशिका को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको हम जाइगोट कहते हैं। आपको पहले ही बताए हैं कि जब पुरुष जननांग और मादा जननांग मिलते हैं तो उसके बाद जाइगोट बनता है, यानी कि अंडाणु और शुक्राणु के मिलने से जाइगोट बनता है। अगला सवाल है पौधों में अलैंगिक जनन के उदाहरण हैं। दोस्तों देखिए, अब एक तो हुआ लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो पौधों में लैंगिक और अलैंगिक दोनों पाया जाता है। मान लीजिए परागण नहीं हुआ तो पौधों में आप कभी कभी देखते होंगे कि जैसे नींबू का पौधा है तो उसके किसी डाली में ही मिट्टी वगैरह लगा के बांध देने पर और उस पर पानी वानी हमेशा देते रहने से वहीं से टहनी निकल जाती है, तो उसमें तो परागण हुआ ही नहीं, तो उसको हम बोलते हैं अलैंगिक जनन। तो उसका कारण है कटी हुई पत्ती या कंद से नया पौधा बना लेना, जिसमें पुरुष जननांग और मादा जननांग का जरूरत ही नहीं है। केवल आपको एक ही पौधा से बिना परागण के नया पौधा मिल जाएगा। चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं। मानव में गर्भधारण की अवधि कितनी होती है? तो दोस्तों वह होता है 9 महीने। हमारा अगला सवाल है भ्रूण का विकास कहाँ होता है? तो यह होता है गर्भाशय में। अगला सवाल है जन्म देने की क्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों उसको हम प्रसव कहते हैं। आप चारों तरफ देखते भी होंगे, हॉस्पिटल वगैरह पे लिखा रहता है प्रसव केंद्र। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। मनुष्य में कौन सा अंग पुरुष प्रजनन अंग है? हम आपको पहले ही बताए हैं कि वह है शुक्र ग्रंथि, जहाँ से शुक्राणु निकलते हैं। अगला सवाल है स्त्री प्रजनन अंग कौन सा है? हम आपको बताए हैं कि वह है अंडाशय, जहाँ से अंडाणु निकलते हैं। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। प्रजनन में HCG हार्मोन किसका संकेत देता है? दोस्तों जो HCG हार्मोन है ना, यह संकेत देता है गर्भधारण का। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। पौधों में परागण किससे होता है? दोस्तों जो परागण होता है वह हवा, पानी और कीटों के माध्यम से होता है। देखिए आपको बताते हैं कैसे होता है। जो परागण है यह पराग कणों का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की एक क्रिया है। तो यह कैसे होगी? या तो हवा बहा तो वहाँ से निकल के पहुंच गया, या बारिश वारिश हुआ तो भी चला जाता है, या कीट जो है पहले उस पे बैठे, उस पे उसके शरीर पे अगर परागकण सट गया तो फिर वहाँ से वह वर्तिकाग्र में चला जाएगा। चलिए तो अब अगले सवाल को देखते हैं। परागकण का अंडाणु से मिलना किसे कहते हैं? तो दोस्तों उससे हम निषेचन कहेंगे, क्योंकि इसमें नर जननांग और मादा जननांग मिल रहे हैं। अगला सवाल है बीज का निर्माण किसके बाद होता है? दोस्तों बीज का निर्माण निषेचन के बाद होता है, और बीज और फिर बीज से पौधा बनता है। अगला सवाल है मानव में गर्भाशय की दीवार का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों इसका कार्य है कि जब गर्भधारण होगा तो पोषण और सुरक्षा प्रदान करेगा।
अगले सवाल को देखते हैं। अलैंगिक प्रजनन में आनुवंशिक समानता कितनी होती है? दोस्तों अलैंगिक प्रजनन में आनुवंशिक समानता 100% होती है, यानी कि पूरी तरह, क्योंकि इसमें नर मादा तो भाग ले नहीं रहे हैं, एक ही जीव से नया जीव बन जा रहा है, तो इसमें पूरा गुण जो होता है जिस जीव से नया जीव बनता है उसका ही होता है। क्योंकि अगर मनुष्य की बात करें तो इसमें कुछ गुण माता के कुछ गुण पिता के होते हैं, लेकिन इसमें जब एक ही जीव से नया जीव बन रहा है तो सारा गुण उसी जीव का होता है, यानी कि आनुवंशिक समानता 100% यानी कि पूरी होती है। अगला सवाल है, पौधों में कंद और पत्ती किस प्रकार के प्रजनन में भाग लेते हैं? दोस्तों वो भाग लेते हैं अलैंगिक में, क्योंकि अलैंगिक जनन में केवल और केवल या तो मादा जननांग नहीं तो नर जननांग से ही नया जीव बन जाता है। तो दोस्तों अलैंगिक जनन में हम कंद या पत्ती से नया पौधा बना लेते हैं, जैसे हम आपको नींबू वाला उदाहरण दिए हैं। अगला सवाल है, भ्रूण का विकास किस प्रकार नियंत्रित होता है? दोस्तों उसको हम नियंत्रित करते हैं हार्मोन और तंत्रिका तंत्र द्वारा। अगला सवाल है, पुरुष में शुक्राणु कितने समय तक जीवित रहते हैं? तो दोस्तों वह रहते हैं लगभग 3 से 5 दिन, याद रखिएगा। अगला सवाल है, महिला में अंडाणु कितने समय तक निषेचन के लिए उपयुक्त रहता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 दिन। दोस्तों वह 12 से 24 घंटे तक ही रहता है, तो हमारा 1 दिन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रजनन का मुख्य लाभ है? प्रजनन का लाभ है दोस्तों जीवन की निरंतरता सुनिश्चित करना, यानी कि नया जीव की उत्पत्ति करना। अगला सवाल है, वंशानुक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है गुणसूत्र और लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो जो दोस्तों गुणसूत्र होते हैं वे कोशिका के नाभिक यानी कि न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल है, डीएनए का पूरा नाम? दोस्तों डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? दोस्तों तो वो होते हैं 46, आपको 23 जोड़ा भी ऑप्शन में मिल सकता है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र से होता है? चलिए दोस्तों तो आपको समझाते हैं। पहले इसका जवाब हो जाएगा एक्स और वाई गुणसूत्र। देखिए दोस्तों जो पुरुष होता है यानी कि मेल, इसमें एक्स और वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। उसके बाद जो फीमेल होती है उसमें केवल वाई गुणसूत्र पाया जाता है। मान लीजिए कोई जाइगोट बना, उसमें फीमेल से तो फिक्स है कि वाई ही आएगा, अगर मेल से भी वाई चला गया तो वह लड़की होगी। और अगर मान लीजिए दूसरा जाइगोट बना, उसमें अगर फीमेल से वाई आया और मेल से एक्स चला गया तो एक्स वाई हो जाएगा, तो उसके बाद वह लड़का होगा। चलिए तो इसका निर्धारण एक्स वाई गुणसूत्र से होता है, आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है, आनुवंशिकी यानी कि जेनेटिक्स किसने खोजी थी? तो दोस्तों इसका खोज किए थे चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, यानी कि चार्ल्स डार्विन। अगला सवाल है, मेंडल ने कौन सी प्रजाति पर अध्ययन किया था? तो दोस्तों उसने मटर के पौधे पर अध्ययन किया था। अगला सवाल है, हेरिडिटी में लक्षण किससे पास होते हैं? तो दोस्तों वे पास होते हैं माता पिता से। अगला सवाल है, जेनेटिक वेरिएशन किससे उत्पन्न होती है? दोस्तों वो उत्पन्न होती है क्रॉसिंग और गुणसूत्र में बदलाव से। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों विकास का मुख्य उद्देश्य है जीवन की निरंतरता और अनुकूलन। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। चार्ल्स डार्विन ने किस सिद्धांत को प्रस्तुत किया? तो दोस्तों उन्होंने प्रस्तुत किया था प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को, और इस सिद्धांत को उन्होंने अपने पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में इस सिद्धांत को उन्होंने प्रतिपादित किया था। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। प्राकृतिक चयन का अर्थ क्या है? दोस्तों प्राकृतिक चयन का अर्थ है
पर्यावरण के अनुकूल जीव जीवित रहते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। चार्ल्स रोबर्ट डार्विन ये सिद्धांत लेकर आए और इसमें उन्होंने कहा कि जिस प्रकार का पर्यावरण होगा उसमें उसी प्रकार के जीव रहेंगे, और कोई जीव अगर ऐसा है कि जो पर्यावरण के अनुकूल नहीं है तो वो समाप्त हो जाएगा, वो जीवित ही नहीं रह पाएगा। अगला सवाल है, जीवों में आनुवंशिक परिवर्तनों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको हम म्यूटेशन कहते हैं, याद रखिएगा इस बात को। अगला सवाल है, म्यूटेशन से क्या उत्पन्न होता है? दोस्तों अभी हम बताए हैं कि म्यूटेशन से नवीन लक्षण और जीवों में विविधता उत्पन्न होती है। अगला सवाल है, जीवों में विकास के प्रमाण कौन से हैं? दोस्तों वे हैं जीवाश्म। अब पूछिए कैसे? देखिए, जीवाश्मों से हमें पता चलता है कि जो पहले के जीव जंतु थे वे कितने सरल थे, वे कितने अलग थे अभी के जीव जंतु से। जैसे दोस्तों आने वाले समय में वो जो जीव जंतु होंगे उनको अगर अभी का जीवाश्म मिलेगा तो वो बिल्कुल अलग होगा। तो दोस्तों जीवाश्मों से हमें पता चलता है कि किस प्रकार से जीवों का विकास हुआ है। चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं। मानव में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? आपको बताए हैं कि 23 जोड़ा या 46। अगला सवाल है, गुणसूत्र और डीएनए किसे नियंत्रित करते हैं? दोस्तों ये नियंत्रित करते हैं शरीर की बनावट और लक्षण को। अगला सवाल है, आनुवंशिक विविधता का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका मुख्य स्रोत है म्यूटेशन और क्रॉसिंग, जो हम आपको पहले भी बताए हैं। अगला सवाल है, मनुष्य में लिंग निर्धारण में कौन सा गुणसूत्र पुरुष निर्धारित करता है? हम आपको बताए हैं दोस्तों कि पुरुषों में एक्स और वाई दोनों पाया जाता है। तो अगर पुरुष से एक्स गया तो लड़का, वाई गया तो लड़की। तो फिर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं एक बार, मनुष्य में लिंग निर्धारण में कौन सा गुणसूत्र पुरुष निर्धारित करता है? तो दोस्तों वह एक्स करता है, क्योंकि जैसे ही पुरुष से एक्स जाएगा तो वह लड़का होगा और पुरुष से वाई गया तो लड़की होगा। अगले सवाल को देखते हैं, जीवों में विकास का मुख्य सिद्धांत कौन सा है? दोस्तों वह है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, जिसको कौन प्रतिपादित किया था? तो चार्ल्स रोबर्ट डार्विन ने। अगला सवाल है, वंशानुक्रम और विकास का अध्ययन किस विज्ञान से संबंधित है? दोस्तों यह जीव विज्ञान से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, क्रॉसिंग ओवर किस दौरान होता है? तो दोस्तों यह होता है मियोसिस के दौरान। दोस्तों मियोसिस का मतलब होता है अर्ध गुणसूत्री विभाजन। दोस्तों याद रखिएगा कि जो अर्ध गुणसूत्री विभाजन होता है यह हमेशा लैंगिक जनन में ही होता है। अगला सवाल है, आनुवंशिक लक्षणों का प्रदर्शन किससे प्रभावित होता है? तो दोस्तों यह प्रभावित होता है जेनेटिक और पर्यावरण दोनों से। अगले सवाल को देखते हैं, जीवों में वंशानुक्रम के अध्ययन का मुख्य लाभ क्या है? दोस्तों इससे हमें रोगों की जानकारी मिलती है। अब पूछिए कैसे? मान लीजिए कोई जीव है, उसमें कोई बीमारी है, तो हम देखेंगे कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। उसके बाद उसके बारे में हम जानेंगे कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसमें कौन सी बीमारी था, उसके बाद कैसे कैसे इसका विकास हुआ है, जिसके बाद हम इसका उपचार ढूंढेंगे। तो इसलिए हम वंशानुक्रम का अध्ययन करते हैं। अगले सवाल को देखते हैं, डार्विन का विकास सिद्धांत किस पर आधारित है? दोस्तों वह आधारित है प्राकृतिक चयन और अनुकूलन पर, और इन्होंने किस बुक में इसको दिया था? तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक बुक में। अगला सवाल है, जीवाश्मों से क्या पता चलता है? दोस्तों उससे पता चलता है अतीत के जीव और विकास। हम आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिए हैं कि जीवाश्मों से हमें पता चलता है कि पहले के जीव कैसे थे और अभी के जो जीव हैं कितना विकास करके अभी इतने मतलब कि जटिल जीव बने हैं। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, मेंडल के प्रयोगों से कौन सा नियम प्राप्त हुआ? दोस्तों उससे प्राप्त हुआ गुणसूत्र और लक्षण का नियम। अगला सवाल है, आनुवंशिकी में जोड़े गए नए लक्षण को क्या कहते हैं? दोस्तों उसको बोलते हैं म्यूटेंट और उस प्रक्रिया को बोलते हैं म्यूटेशन।
यानी कि जिस प्रक्रिया के द्वारा आनुवंशिकी में नया लक्षण जोड़ा जाता है उसको हम म्यूटेशन बोलते हैं और उस लक्षण को म्यूटेंट बोलते हैं। अगला सवाल है जीन का कार्य क्या है। दोस्तों जीन का कार्य होता है विशेष लक्षणों को नियंत्रित करना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला सवाल है विकास में जीव किसके अनुसार अनुकूलित होते हैं। दोस्तों वे पर्यावरण के अनुसार अनुकूलित होते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल है पर्यावरण क्या है। दोस्तों हम आपको बता दे रहे हैं कि पर्यावरण जीवों के चारों ओर पाया जाने वाला एक आवरण है जिसमें बहुत सारे जीव जंतु पेड़ पौधे सजीव निर्जीव सभी पाए जाते हैं और वे अपनी आवश्यकता के अनुसार एक दूसरे से क्रिया करते हैं। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा जीव और निर्जीव तत्वों का मिश्रण। अगला सवाल है पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं। दोस्तों जीवों का पर्यावरण के साथ जो संबंध होता है वही पारिस्थितिक तंत्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। उत्पादक कौन होता है। दोस्तों उत्पादक हमेशा हरे पौधे होते हैं जो सूर्य की रोशनी से भोजन बनाते हैं। चलिए तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरे पौधे जो भोजन बनाते हैं। अगला सवाल है उपभोक्ता कौन होता है। तो दोस्तों उपभोक्ता हमेशा वे जीव होते हैं जो भोजन ग्रहण करते हैं। चलिए अगले सवाल को देखते हैं हरित गृह प्रभाव क्या है। चलिए दोस्तों हम आपको हरित गृह प्रभाव को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए क्या होता है, पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ने लगती है तो जो पृथ्वी का तापमान है वह धीरे धीरे बढ़ने लगता है जिसका हमें बहुत नुकसान भी होता है। इसका पहला नुकसान ये होता है कि ठंडा के दिन में भी टेम्परेचर ज़्यादा कम नहीं हो पाता है। उसके बाद जो पृथ्वी पर बर्फ़ के रूप में पानी जमा है वह पिघलने लगता है। इसके कारण जो समुद्र का जलस्तर है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है और ऐसा हो भी रहा है, जिसके कारण दोस्तों जो इंडोनेशिया का राजधानी था जकार्ता वह डूब गया, जिसके बाद उसका नया राजधानी बनाया गया नुसंतरा को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पृथ्वी के तापमान का बढ़ना। अगला सवाल है जीवों के बीच ऊर्जा का प्रवाह किसके द्वारा होता है। दोस्तों जाहिर सी बात है वह भोजन श्रृंखला के द्वारा होता है। अगला सवाल है प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। प्रदूषण का मुख्य कारण है दोस्तों मानव गतिविधियाँ। जैसे कि मानव गाड़ी चलाएगा धुआं निकलेगा प्रदूषण होगा, मानव हॉर्न बजाएगा तो आवाज़ निकलेगा ध्वनि प्रदूषण होगा। अगले सवाल को देखते हैं जैव विविधता का अर्थ क्या है। दोस्तों जीवों में पाए जाने वाले विविधता को जैव विविधता कहते हैं, यानी कि पृथ्वी पर जीवों और उनके विविध रूप को ही जैव विविधता कहते हैं। अगला सवाल है अपघटन का कार्य क्या है। दोस्तों अपघटन जो होता है वह मृत शरीरों को यानी कि मृत जीवों को तोड़ना। मान लीजिए कि कोई जीव मर गया या पौधा ही सूख गया तो यह जरूरी है कि उसको तोड़कर छोटे छोटे पार्टों में बांट दिया जाए और उसको धीरे धीरे ख़त्म कर दिया जाए, नहीं तो ऐसे तो पृथ्वी पर जगह ही नहीं रहेगा नए जीवों को आने के लिए। तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना वो मृत पौधे या जंतुओं का शरीर पर क्रिया करके उनका अपघटन कर देते हैं और उनको उनके मूल तत्वों में बदल देते हैं। अगला सवाल है जीवों के बीच प्रतिस्पर्धा क्यों होती है। दोस्तों आपको पता है वह भोजन पानी और स्थान के लिए होती है। अगला सवाल है जैविक उत्पादकता किसे कहते हैं। दोस्तों जैविक उत्पादकता का मतलब है पौधों द्वारा भोजन के निर्माण की दर। अगला सवाल है जीव और निर्जीव घटक के बीच संबंध को क्या कहते हैं। हम बताए हैं कि जीव और निर्जीव घटक के बीच के संबंध को पारिस्थितिकी कहते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल है सजीवों का समूह जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं क्या कहलाता है। उसको हम समुदाय बोलते हैं, यानी कि कम्युनिटी। अगला सवाल है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो दोस्तों उसमें ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य, क्योंकि इसी की सहायता से पौधे भोजन बनाते हैं। उसके बाद पौधों पर आधारित हैं बहुत सारे जीव जो जीवित रहते हैं। चलिए अगले सवाल को देखते हैं मानव गतिविधियों से कौन सा प्रदूषण होता है। तो दोस्तों जल प्रदूषण निश्चित रूप से, वायु प्रदूषण भी होता है, ध्वनि प्रदूषण भी होता है, यानी कि सारे प्रदूषण मानव गतिविधियों से ही होते हैं। अगला सवाल है जीवों के बीच सहजीवन का क्या अर्थ है।
दोस्तों जीवों के बीच सहजीवन का अर्थ है दो जीवों के बीच लाभकारी संबंध, मतलब कि दो जीव एक साथ रह रहे हैं और दोनों को लाभ हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए कोई गाय है और उसके शरीर में जो जूं लग जाते हैं तो इससे दोनों को फायदा है। देखिए कैसे, सॉरी दोस्तों, मान लीजिए गाय है और उसके ऊपर कोई पंछी आकर बैठता है तो इससे दोनों को फायदा है, क्योंकि पंछी जो है गाय के शरीर में जो छोटे छोटे जू रहेंगे उसको खाएगा तो इसका पेट भरेगा, और गाय के शरीर से जू का सफाया भी हो जाएगा तो इससे गाय को भी फायदा है। तो इसी को हम बोलेंगे सहजीवन। अगले सवाल को देखते हैं। जैव विविधता बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? दोस्तों इसके लिए जरूरी है प्राकृतिक आवास का संरक्षण, ताकि विभिन्न प्रकार के जीव जंतु भी जिंदा रहें और आदमी भी जिंदा रहें। अगर दोस्तों पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो बहुत सारे जीव तो ऐसे ही विलुप्त हो जाएंगे, जो हो ही रहे हैं। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। जीवों में ऊर्जा का मुख्य प्रवाह किसके माध्यम से होता है? तो दोस्तों वह होता है फूड चेन, यानी कि भोजन श्रृंखला के द्वारा। अगला सवाल है, जीवों में उपभोक्ताओं के स्तर को क्या कहते हैं? दोस्तों उसको कहते हैं उपभोक्ता स्तर, यानी कि ट्रोफिक लेवल। हमारा अगला सवाल है, जल प्रदूषण के मुख्य स्रोत क्या हैं? दोस्तों इसके मुख्य स्रोत की बात करें तो वह है औद्योगिक अपशिष्ट और घरेलू गंदगी। आप एक बात देखते होइएगा कि जो भी नदी शहरों से होकर जा रही है तो जितना उसका क्षेत्र शहर के पास है वो बहुत गंदा रहेगा। क्यों? क्योंकि शहरों में उद्योग होते हैं और उसका जो गंदगी होता है सीधे नदियों में बहा दिया जाता है। जैसे यमुना नदी की बात करें तो यमुना नदी को अगर आप मैप में ऊपर से देखिएगा ना तो दिल्ली के पास यह पूरी काली पड़ी रहती है, क्योंकि वहाँ के सारे उद्योगों का कचरा सीधे यमुना में बहा दिया जाता है। चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं। वायु प्रदूषण के कारण क्या है? दोस्तों वायु प्रदूषण से होने वाली हानियों में सांस लेने की समस्या सबसे पहले आती है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। शोर प्रदूषण यानी कि ध्वनि प्रदूषण किससे होता है? यह होता है दोस्तों वाहनों और उद्योगों से, क्योंकि जो उद्योग होंगे वहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रियाँ होंगे, बहुत सारे मशीन होंगे, वे हमेशा आवाज़ करेंगे तो होगा, और वाहन से पे पा की आवाज़ आएगी तो उससे भी होगा। अगला सवाल है, जैविक अपघटन क्यों आवश्यक है? हम आपको बता चुके हैं कि मृत जीवों और अपशिष्ट को तोड़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे मृत जीव अगर इकट्ठा हो गए और वो अपघटित नहीं हो रहे हैं तब तो रहना मुश्किल हो जाएगा। तो यह जरूरी है कि उनका अपघटन हो ताकि पृथ्वी पर जगह बन सके। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, सूक्ष्म जीव किस कार्य में सहायक है? हम आपको बताए हैं कि सूक्ष्म जीव अपघटन में सहायक हैं। अगला सवाल है, पौधों और जीवों का संतुलन किससे प्रभावित होता है? दोस्तों वह प्रभावित होता है प्रदूषण और मानव गतिविधियों से। अगला सवाल है, जैविक श्रृंखला में कौन सबसे ऊपर होता है? हम बताए हैं कि जैविक श्रृंखला में सबसे ऊपर होता है उत्पादक, यानी कि हरे पौधे। अगला सवाल है, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों जलवायु पर जो परिवर्तन है इसका मुख्य कारण है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, जिससे हमारा जलवायु धीरे धीरे गर्म हो रहा है। अगला सवाल है, मानव गतिविधियों से पारिस्थितिकी तंत्र में क्या परिवर्तन आता है? तो दोस्तों उसमें असंतुलन पैदा होता है, याद रखिएगा इस बात को। जैसे मान लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा 0.03% वायु में होना चाहिए, मानव गतिविधियाँ इतनी हुई कि अब वो 0.04 हो गया, तो ये एक प्रकार का असंतुलन ही हुआ। मानव गतिविधियों से देखिए, मानव ने अपने लाभ के लिए जो जानवर आ रहे हैं जंगल में, जंगल को काट दिया तो जंगल की प्रजाति, उस जानवर की प्रजाति विलुप्त हो गई, तो ये असंतुलन ही हुआ। चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं। वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए? दोस्तों इसके लिए सबसे जरूरी है कि प्राकृतिक आवासों का संरक्षण करना चाहिए। अगला सवाल है, हमारे पर्यावरण की रक्षा करने हेतु मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है जीवन की सुरक्षा और अस्थायित्व, यानी कि जो भी जीव हैं वो अस्थायी रूप से और सुरक्षा पूर्वक जी सकें। अगला सवाल है, प्राकृतिक संसाधन क्या है? दोस्तों तो वे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक संसाधन है, जैसे प्रकृति द्वारा उपलब्ध पदार्थ और ऊर्जा। अगला सवाल है, जल संसाधन का मुख्य उपयोग, वो तो आपको पता ही है,
कि पीने के लिए, कृषि करने के लिए, उद्योगों में भी। चलिए अगला सवाल है, जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया शामिल है? दोस्तों इसमें वाष्पन, संघनन और वर्षा शामिल है। चलिए हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि ये नदी है, यहाँ पर जल है। अब मान लीजिए कि धूप लगेगा तो इसका वाष्पन होगा, तो ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो बादल बनेगा। उसके बाद संघनन होगा तो ये जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाएगा। उसके बाद फिर वर्षा होगा तो ये फिर उसी नदी में आ गया। उसके बाद यही क्रिया बार बार चलती रहेगी। वाष्पन होगा, बादल बनेगा, संघनन होगा, वर्षा होगा। तो दोस्तों इसी को हम जल चक्र कहेंगे। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। वायु संसाधन का मुख्य घटक क्या है? दोस्तों हमारे जो वायुमंडल में वायु पाया जाता है उसमें 100% में 78% नाइट्रोजन है, लगभग 21% ऑक्सीजन है, तो यही हो गया 99%। और 1% में 0.03, अब तो 0.04 कार्बन डाइऑक्साइड है और बाकी में अन्य सारे गैस हैं। चलिए तो इसमें प्रमुख हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अगला सवाल है, भूमि संसाधन में क्या शामिल है? दोस्तों इसमें शामिल है मिट्टी, और मिट्टी के नीचे खनिज पाए जाते हैं और इसी पर वन उगते हैं, तो वन भी, यानी कि सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, जीव संसाधन किसे कहते हैं? दोस्तों जीव संसाधन वन्य जीव, कृषि उत्पाद और मछलियाँ, इसमें सारे शामिल हैं। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण क्या है? चलिए आपको पहले बताते हैं कि नवीकरणीय संसाधन क्या होता है। देखिए दोस्तों, नवीकरणीय संसाधन का मतलब है कि जो एक बार ख़त्म हो जाए तो हम उसको दोबारा बना लें, और अनवीकरणीय का मतलब है कि जो एक बार ख़त्म हो जाए तो उसको बनने में लाखों वर्ष लग जाएं। जैसे देखिए सूर्य और पानी, पानी क्या है, एक बार ख़त्म हुआ फिर वर्षा होगा फिर भर जाएगा, तो ये नवीकरणीय संसाधन होगा। लेकिन कोयला, इसको बनने में लाखों वर्ष लगे हैं, तो यह अनवीकरणीय संसाधन है। पेट्रोल भी वही है। अगला सवाल है, अनवीकरणीय संसाधन। आपको अभी समझा चुके हैं कि कोयला और पेट्रोल जो है अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि इसको दोबारा बनने में लाखों वर्ष का समय लग जाता है। अगला सवाल है, मिट्टी का क्षरण यानी कि सॉइल इरोजन मुख्य रूप से किससे होता है? चलिए बताते हैं। देखिए दोस्तों, मिट्टी का क्षरण जल और वायु के द्वारा होता है। पूछिए कैसे? मान लीजिए बहुत तेज वर्षा हुआ तो मिट्टी को बहा के ले जाएगा, वायु तेज आया तो मिट्टी को उड़ा के ले जाएगा, तो उससे उसका क्षरण होगा। अगला सवाल है, वनों की कटाई से क्या होता है? देखिए दोस्तों, जब हम वन को काटेंगे तो पारिस्थितिकी असंतुलन और भूमि क्षरण होगा। पारिस्थितिकी असंतुलन का मतलब कि वन को काटेंगे तो जो जीव वन में रहते हैं उनका आवास खत्म हुआ, जो जीव उसको खाते हैं उनका भोजन खत्म हुआ, तो जीव खत्म हो जाएंगे, तो पारिस्थितिकी असंतुलन हुआ। भूमि क्षरण, देखिए दोस्तों, जो वन होते हैं ना, वे अपने जड़ों से भूमि को बांध के रखते हैं। जब हम इसको काट देंगे तो थोड़ा सा भी हवा आएगा तो भूमि को उड़ा के ले जाएगा, थोड़ा सा भी जल बहेगा तो भूमि का क्षरण हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, जल प्रदूषण के मुख्य कारण क्या है? दोस्तों पहले भी बताए हैं कि जल प्रदूषण का मुख्य कारण औद्योगिक अपशिष्ट और घरेलू गंदगी है। अगला सवाल है, वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका मुख्य स्रोत है वाहनों से निकलने वाले धुएं और उद्योगों से निकलने वाले धुएं। याद रखिएगा इस बात को। अगला सवाल है, जैव ईंधन का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वनस्पति अवशेष। अगला सवाल है, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो दोस्तों सौर ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। अगला सवाल है, पवन ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो पवन ऊर्जा हवा से प्राप्त होती है। अगला सवाल है, जल विद्युत ऊर्जा यानी कि हाइड्रो पावर का स्रोत क्या है? दोस्तों इसका स्रोत है बहता हुआ जल। देखिए कैसे, जब जल गति करता है तो इसके बीच में टरबाइन लगा दिया जाता है जिसमें बड़े बड़े पंखे होते हैं, और जब यह टरबाइन घूमता है तो इससे जुड़ा होता है जनरेटर। उसके बाद जो जनरेटर होता है उससे हमें विद्युत मिल जाता है। तो इसका मुख्य स्रोत है बहता हुआ जल, क्योंकि जब जल बहेगा तभी टरबाइन घूमेगा। अगला सवाल है, जीवाश्म ईंधन के उदाहरण क्या हैं? तो इसके उदाहरण है कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस। अगला सवाल है, प्रदूषण नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण की सुरक्षा और मानव स्वास्थ्य। अगले सवाल को देखते हैं,
जैव विविधता के संरक्षण के लिए क्या आवश्यक है? दोस्तों इसके लिए आवश्यक है कि प्राकृतिक आवासों का संरक्षण हो ताकि सभी प्रकार के जीव आसानी से जी सकें। अगला सवाल है वर्षा का महत्व क्या है? दोस्तों वर्षा का महत्व है जल संसाधन भरना और कृषि के लिए भी इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। अगला सवाल है जल संकट क्यों उत्पन्न होता है? दोस्तों बहुत ज़्यादा जल का उपयोग यानी कि अत्यधिक उपयोग और जल के प्रदूषित हो जाने से जल संकट उत्पन्न होता है। अगला सवाल है मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए क्या किया जाता है? दोस्तों इसके लिए पोषण तत्वों का संरक्षण और खेती की पद्धति में परिवर्तन किया जाता है जिससे कि मिट्टी की उर्वरता बनी रहे। हमारा अगला सवाल है प्रदूषण किसे कहते हैं? दोस्तों प्रकृति में अवांछनीय पदार्थों का बढ़ना प्रदूषण कहलाता है, यानी कि पर्यावरण में हानिकारक परिवर्तन ही प्रदूषण है। जल संरक्षण के उपाय क्या हैं? दोस्तों तो जल को बचाने के लिए वर्षा जल का संचयन करना और पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करना, यानी कि अनावश्यक पानी को बहाना भी गलत है। तो जल संरक्षण के लिए हमें वर्षा जल का संचयन करना चाहिए और पानी का सोच समझकर उपयोग करना चाहिए। अगला सवाल है वनों की सुरक्षा के लिए क्या किया जाता है? दोस्तों उसके लिए वन संरक्षण मतलब कि जो है उसको न काटें और वृक्षारोपण यानी कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। अगला सवाल है नवीकरणीय ऊर्जा के क्या लाभ हैं? दोस्तों उसके लाभ ये हैं कि वो पर्यावरण के लिए सुरक्षित हैं और असीमित स्रोत हैं, ये ख़त्म नहीं होने वाले हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है अनवीकरणीय संसाधनों के अत्यधिक उपयोग से क्या होता है? दोस्तों इससे स्रोत की समाप्ति की संकट उत्पन्न हो जाती है, यानी कि अनवीकरणीय नाम से ही स्पष्ट है, एक बार समाप्त हो गए तो दोबारा नहीं बन सकते हैं। अगला सवाल है जैव ईंधन का प्रयोग क्यों आवश्यक है? दोस्तों इसका प्रयोग इसलिए ज़रूरी है ताकि प्रदूषण कम हो और ये नवीकरणीय स्रोत भी हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है जल प्रदूषण से क्या प्रभावित होता है? तो दोस्तों जल प्रदूषण से मानव का स्वास्थ्य प्रभावित होता है, बहुत सारे बीमारी होते हैं और जलीय जीवन खतरे में पड़ जाता है। जल में जो रहने वाले जीव हैं वे मरने लगते हैं। अगला सवाल है हमारे प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण में संतुलन बना रहे और सतत विकास हो। और दोस्तों जो हमारी आने वाली नस्लें हैं वो भी इनका प्रयोग कर सके, इसके लिए हमें प्राकृतिक संसाधनों का जो सुरक्षा है वह करनी चाहिए। देखिए दोस्तों सतत विकास को हम आपको एक बार परिभाषित कर दे रहे हैं। सतत विकास का मतलब ये होता है कि प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग करना कि हम भी इसका प्रयोग कर लें और हमारी आने वाली नस्लें भी कर लें। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा यह बायोलॉजी का सेशन समाप्त हुआ। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे सारे वीडियोज़ को बिना स्किप किए पूरा देखें ताकि आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। धन्यवाद।